जय हिंद एवरीवन। अगर आपको लगता है कि आपकी एयरफोर्स की इंग्लिश बहुत मजबूत है तो आज ये 30 सवालों का चैलेंज आपके लिए है। आज इसमें हम कवर अप करने वाले हैं एयरफोर्स वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर के सेशन को। तो ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाले हैं। आज हम इसमें ये सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। हर सवाल पर मैं आपको 5 सेकंड दूंगी। आप खुद सबसे पहले अपना आंसर बताइएगा। आप सोचिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके टोटली 30 में से कितने मार्क्स बने हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिनोनिम का। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द सिनोनिम ऑफ एलूफ। एलूफ जो हमारा एक वर्ड है उसका आपको सिनोनिम बताना है। तो आपके पास है 5 सेकंड और आप अब मुझे बताइए इसका आंसर। चलिए मैं बताती हूँ। एलूफ का मतलब होता है दूर, मतलब दूर जाने वाला, एक ऐसा पर्सन जो दूर होता है। ठीक है, तो इसमें हमें सिनोनिम यानी इसका सेम वर्ड क्या है, इसका सेम वर्ड है डिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंट। एलूफ का अर्थ है दूर रहने वाला यानी अलग थलग, जिसका मतलब होता है डिस्टेंस। एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जो दूर रहती है। आप प्लेस के साथ साथ इंसान को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारे इसमें पूछा गया है एंटोनिम और हमारा वर्ड है चूज द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। जी हाँ, अगर आपको पता हो कि एंशिएंट का मतलब होता है पुराना यानी आउटडेटेड चीज। जब हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा गया है यानी वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन, बहुत पुराना यानी आउटडेटेड चीज। मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक यानी नया युग यानी मॉडर्न। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा एरर है यानी इंग्लिश ग्रामर। फाइंड द एरर, ही डू नॉट नो द आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो डू है ये गलत है। यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना था। यहाँ पर डू जो है वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि सबको पता है जो ही है उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ही डू नॉट नो द आंसर, यानी जो उसे आंसर नहीं पता है। किसे, वह लड़के को जो है उसे आंसर नहीं पता है। तो ही क्या है, ही है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ जो हमारी वर्ब आती है वो भी आती है सिंगुलर। जो डू है वो सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा डज। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा वैसे डज, बट इसमें एरर फाइंड करना है तो हमारा जो डू है वो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यहाँ पे डू नॉट की जगह डज नॉट होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या कहता है, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि यहाँ पर आएगा क्या, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इन, ऑन, एट, विथ। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम में एक प्रेपोजिशन यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन जरूर करवाई जाती है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन बताया था, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जो गुड है या जो बैड है, गुड, बैड, वीक, इन सब के साथ एट का यूज किया जाता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गुड एट मैथमेटिक्स। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा एट का यूज होगा। गुड बैड के साथ हमेशा एट का यूज होता है। ठीक है, गुड एट का प्रयोग होगा, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वापस आई है हमारी वोकैबुलरी। क्वेश्चन क्या कहता है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा पर्सन जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, उसे क्या कहते हैं। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट होता है एक ऐसा पर्सन जिसे ना पढ़ना और ना ही लिखना आता है। अब यहाँ पर मैं बाकी वर्ड्स की बात करूँ, लिटरेट मतलब हो जाता है जिसे पढ़ना और लिखना आता है। शोलर एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे टीचर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी लिटरेचर होती है उसको शोलर कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट पर्सन होता है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो इलिटरेट का अर्थ हो सकता है जो ना ही लिख सकता है ना ही पढ़ सकता है। वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड इलिटरेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ईडियम पूछा गया है इसमें हमें। क्वेश्चन क्या है, अ ब्लेसिंग इज डिस्कस मीन्स, इसका मतलब क्या है, अ ब्लेसिंग इज डिस्कस।
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। मतलब क्या है, एक ऐसा, इसका अर्थ होता है ऐसी चीज़ों की शुरुआत में खराब लगे और बाद में फ़ायदेमंद हो। इसका मतलब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, अब ब्लेसिंग इज डिस्कस मतलब हो गया कि एक ऐसी चीज़, जैसे ब्लेसिंग क्या होता है, मतलब कोई हमें आशीर्वाद देता है, ठीक है। तो हमें शुरू में बेकार लगे बट बाद में वही अगर आशीर्वाद हमारे काम आ जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। मतलब एक ऐसी चीज जो शुरुआत में देखने में हमें बैड मतलब बहुत बुरी लगती है, बट टर्न्स यानी वो टर्न हो जाती है आउट टू बी गुड में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आप सबसे पहले अगर वीडियो पॉज करके आप मुझे अपना आंसर मत बताना, ठीक, आंसर बताना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सबसे पहले आपको खुद को देखना है कि आपके इस मॉक में टोटली 30 क्वेश्चन में आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग एरर के। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे है हमारे पास नेसेसरी वर्ड और इसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेसेसरी। नेसेसरी में जो वर्ड है उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें जो हमारा एस है वो डबल बार ही आता है, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, नेसी सरी, NECE। अब पहले नेसी याद करो एंड देन सरी याद करो, SSARY। आपके एग्जाम में यानी एयरफोर्स एग्जाम में हर बारी एक मिसस्पेल्ड स्पेलिंग वर्ड्स आता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक स्पेलिंग वर्ड आएगा तो आप स्पेलिंग वर्ड्स जैसे कमिटी, कमिटमेंट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह, ये सारे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वापस अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर कवर अप करवा दी है। तो अब मैं आपके लिए मॉक लेकर आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो हमारी ग्रामर थी, जो वोकैब थी, वो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर अप करवा दी है। मैंने एक्टिव, नरेशन, सारी कुछ चीज़ें कवर अप करवा दी है। नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियोस जाके देखना, ताकि आप ये सारे क्वेश्चन, अगर आपने वो मेरी सारी वीडियोस देखी होगी तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमारा जो वर्ड है वो क्या है, राम राइट्स अ लेटर। चलिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राम राइट्स अ लेटर, मतलब जो राम है वो लेटर को लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था ट्रिक, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि राइट्स क्या है। राइट्स से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट में भी किस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइटिंग नहीं लिखा तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है नहीं, एस या एस का यूज होता है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो इसमें है पैसिव वॉइस में करने के लिए हमें बाय का यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, बट यही पैसिव में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर, राइट्स का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट। अब यहाँ पे BCD क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ पे इसके साथ बींग है। बींग कब आएगा, जब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा, और ये दोनों क्या है, ये हैज़ कब आएगा, जब ये परफेक्ट के फॉर्म में होगा। वॉज कब आएगा, जब ये पास्ट के फॉर्म में होगा। इसलिए ये तीनों आंसर जो है वो हमारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अ लेटर इज रिटन बाय राम, यहाँ ओरिजिनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक्टिव राम राइट्स का पैसिव हो जाएगा इज रिटन बाय राम, राइट। तो यहाँ पे मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेड आई एम टायर्ड, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी इसकी। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने ये भी करवाया हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके सबसे पहले दैट में बदलना होता है, एंड देन इसमें हमारा सेंटेंस भी चेंज होता है। अब इसमें मैंने आपको सेंटेंस में क्या बताया था कि अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वो प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में है तो वो चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो डायरेक्ट है वो अगर पास्ट इंडेफिनेट में है तो वो जाता है, चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और फ्यूचर में कभी भी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी कुछ चीज़ें, सारा रूल्स जो है वो मैंने रिवाइज करवा दिया आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सैड का ही सैड एज इट इज़ रहेगा। दैट हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट करेंगे। आई जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी सन का अगर आपको रूल पता होगा सब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो ही क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। एम है यानी ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये इसका एम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉज टायर्ड का टायर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। तो आंसर हो जाएगा ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच आई जो है वो ही हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, राइट। और अगर आपको अच्छे से कंफर्म करना है, अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाओ वॉरियर सीरीज की और उसमें चेक ऑन करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन आर्टिकल की। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे एक गलती जो बच्चे करते हैं वो है प्रोनाउंसिएशन की गलती। काफ़ी बच्चे इसे हॉनेस्ट कहते हैं, यहाँ पे एच को ह पढ़ने लगते हैं हॉनेस्ट मैन, जबकि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है वो एच जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए ये हो जाता है ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे अगर आपको आर्टिकल रिवाइज करूँ, आर्टिकल में ये होता है कि जब भी जो हमारे वोवल साउंड होते हैं हमें साउंड में आर्टिकल को, मतलब आर्टिकल अगर आपको कंफर्म करना है तो आप वैसे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है फुल वीडियो, तो वो जाके देख लेना। बट अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूँ तो यहाँ पे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आर्टिकल पर बेस्ड होती है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की अच्छी है, आप प्रोनाउंस बढ़िया से कर लेते हो, तो फिर आपको आर्टिकल में आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। स्पेसिफिक सबको पता है दा का यूज़ होता है, एन का यूज़ तब होता है जब आ से लेकर अह तक, मतलब जो हमारे स्वर होते हैं आ से लेकर आह तक अगर आप साउंड करते हो किसी भी वर्ड में, लाइक अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑनेस्ट पढ़ा, इस टाइप के आईज, इस टाइप के वर्ड्स में एन का यूज होगा क्योंकि ये सारे हैं अ से लेकर अह तक के साउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क से लेकर अगर ग्या तक का आपका साउंड होता है, जैसे यूनिवर्सिटी, वहां पे यू का साउंड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो वहाँ पे ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एन। ऑनेस्ट की शुरुआत वोवल एच साइलेंट होता है इसलिए एन का यूज करेंगे क्योंकि क्या होता है ये ऑनेस्ट होता है, अ का साउंड करता है, राइट। नेक्स्ट प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है। द ट्रेन अराइव्ड दैट टाइम, ओके तो अगर यहाँ पे टाइम की बात की जाती है तो हमें सबको पता है यहाँ पे ऑन हो जाएगा क्योंकि द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, यानी जो ट्रेन है वो टाइम पर पहुंच गई थी। बट अगर मैं इसी में आपको एक चीज़ और बताऊं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑन टाइम का मतलब निर्धारित समय पर वो पहुंच चुकी थी। एक चीज़ और बताऊं, बाय का यूज़ तब होता है, जैसे बाय का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं बाय ट्रेन, जब हमें कहीं किसी समथिंग से जाना होता है ना, तो उससे हम कहते हैं बाय ट्रेन, बाय कार, बाय रोड, बाय बस, इस टाइप में, ठीक है। बट यहाँ पे बाय का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम की बात की जा रही है, यानी वो निश्चित समय पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सिनोनिम पूछा गया है, वर्ड हमारा रैपिड। ओके तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रैपिड का मतलब होता है तेज और क्विक का मतलब होता है तेज, ठीक है। तो रैपिड और क्विक का मतलब हो गया फास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ये हमसे पूछा गया एंटोनिम और हमारा वर्ड है एक्सपेंड। ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का मतलब हो जाता है फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है सिकोड़ना या फिर छोटा करना। देखो एक्सपेंड का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ ऐसे आप फैला रहे हो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ आप छोटा कर रहे हो, सिकोड़ रहे हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से एरर का क्वेश्चन आया है। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक,
ओके तो अगर आपने मेरी टॉप 50 एंड टॉप 20 की गोल्डन रूल्स देखी होगी जो कि वॉरियर सीरीज में ऑलरेडी है, वहाँ पे मैंने आपके सारे जो रूल्स है वो इंग्लिश ग्रामर के कवर अप करवाए हुए हैं। तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको, जब भी ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस जैसे जब भी सेंटेंसेस आते हैं, इसमें जो हमारा नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, राइट? और जो हमारा प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है, और जो हमारी वर्ब होती है वो भी हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है? तो यानी जब भी ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस जैसे जो वर्ड्स आते हैं तो इसमें हमारा नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और यहाँ तक कि हमारे प्रोनाउन भी सिंगुलर होते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हैव गलत है क्योंकि ईच ऑफ के साथ हमेशा द बॉयज क्या है, द बॉयज है नाउन, नाउन क्या है, प्लूरल है, बॉयज क्या है, प्लूरल है। उसके बाद हैव नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा हैज, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक, यानी सभी जो बॉयज हैं उनके सबके पास बुक्स हैं, उनकी अपनी अपनी, ठीक है? तो ईच जो है वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए ईच ऑफ के साथ हैज का यूज किया जाएगा, वो भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। फिल इन द ब्लैंक्स है आई हैव बीन वेटिंग डैश आवर्स, डैश 2 hours। चलिए, अगर आपको सेंटेंसेस आते होंगे उसमें आपको पता होगा कि 2 hours यानी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है, उसमें हमें टाइम डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है आई हैव बीन वेटिंग यानी मैं वेट कर रहा हूँ, डैश 2 hours यानी 2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आपको फोर और सिंस के बारे में पता हो, फोर क्या होता है और सिंस क्या होता है? फोर क्या होता है? फोर होता है ड्यूरेशन टाइम, मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन, और जो सिंस होता है वो होता है एक स्पेसिफिक टाइम। इसे आप समझ सकते हो कि जैसे फोर हो गया, मैंने अभी बोला कि मैं लास्ट के 20 मिनट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लास्ट 20 मिनट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो ये क्या है, ये फोर है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ टाइम बताया कि लास्ट में 20 मिनट से आपको पढ़ा रही हूँ। बट अगर मैं कह दूँ कि मैं 4 बजे से आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब क्या है? ये हो गया सिंस, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक टाइम लिया 4 बजे। अगर हम कह दें कि आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये हो जाएगा सिंस 7 AM। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने करेक्टली एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम बताया हुआ है, स्पेसिफिक टाइम मैंने डिनोट किया है कि मैं 7 बजे उठी। बट अगर मैं ये कह दूँ कि अभी से मैं 2 घंटे पहले उठी थी, तो इसका क्या मतलब है? अभी हो सकता है 4 बज रहे हो सकता है 9 बज रहे हो सकता है 8 बज रहे हो। तो ये क्या होता है? ये होता है 4, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि जब भी अगर आपको ऐसे याद करना है तो हमारा जो जैसे एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे होते हैं लाइक यस्टरडे तो हम नहीं डिनोट करें, बट एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, या फिर 1991 हो गया, ये सारे कैसे वर्ड्स होते हैं? या हमारे जैसे 1991 हो गया, 1947 हो गया, या फिर स्पेसिफिक मैंने बोल दिया 24 अक्टूबर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये होती है हमारी सेंस। बट फोर क्या होता है? फोर होता है 2 hours एगो, ठीक है? या फिर हम और द फॉलोइंग डे के सेंस में कर देते हैं कि जैसे एक दिन पहले, जैसे परसों के सेंस में द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, ये सारी क्या हो गए? ये फोर हो जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे आ जाएगा फॉर। क्यों आएगा? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, यानी फॉर 2 hours। उसने टाइम नहीं बताया कि वो 4 बजे से वेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फोर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो क्या है, फोर का ड्यूरेशन होता है फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 5 years, इस टाइप से, ठीक है? और ये क्या होता है? ये होता है स्टार्टिंग, मतलब जो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट में आता है, ठीक है? लाइक सिंस मंडे, सिंस 2020, इस टाइप में, ठीक है? उसने स्पेसिफिक कर दिया सिंस 2 अक्टूबर, सिंस 15 दिसंबर, इस टाइप से। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। लिख लेना बिल्कुल, मतलब ये स्लाइड बिल्कुल घोल के पी जाना, इतनी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है ना, बस आप ये समझ लो। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग? एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलता हो। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट, ठीक है? इज कॉल्ड पॉलीगॉट होता है, वैसे ग्लॉट नहीं होगा, ये हो जाएगा POLYGOT, पॉलीगॉट।
अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीगॉट। और एक और क्वेश्चन मैं इसी में आपसे पूछती हूँ, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस उसे क्या कहते हैं? वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलता हो उसे कहेंगे पॉलीगॉट। बट अगर एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, अब आप वो बताना मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं ईडियम की। वंस इन अ ब्लू मून, इट मीन्स, वंस इन अ ब्लू मून इट मीन्स वेरी रेयरली। अगर आपने मेरी इडियम एंड फ्रेजेस की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक ऑन करो, मैंने उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, लाइक हम जानते हैं कि जो हमारा मून है यानी जो हमारे चंद्रमा है वो नॉर्मली वाइट में है, वाइट एंड ब्लैक के डॉट में है ना, ठीक है, सबको पता है। बट ये ग्रे कह सकते हैं, ग्रे में है थोड़ी सी, ठीक है। बट अगर वो आपको ब्लू चंद्रमा कभी दिख जाए तो आप क्या कहोगे कि आज कैसे दिख गया, ये ऐसा तो कभी नहीं होता। तो वो होता है ना वेरी रेयरली के सेंस में जाएगा, यार वेरी रेयरली है, ये कभी कभी आता है ऐसा, ठीक है। रेयरली का क्या मतलब हो गया, रेयर चीजें, कभी कभार के सेंस में, ठीक है। तो मून क्या हो जाएगा, अगर वो कभी हमें ब्लू दिख जाए तो हम ऐसे शॉक टाइप के नहीं हो जाएंगे, आज ये कैसे हो गया। तो इसी तरीके से आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो, वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली, ठीक है। ये देखो, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत कम, बहुत ही रेयर चांस होता है ऐसा कुछ होने का। नेक्स्ट है स्पेलिंग टेस्ट की। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एंड अपना जो वर्ड है वो है सेपरेट। ओके तो देखो यहाँ पे बस छोटी छोटी सी जो है वो अलग अलग चीज़ें दी गई है। बाकी अगर आप इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होने वाले हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो SEPERATE, SEPERE, ये दोनों तो मान लो सेम ही हो गया है। अच्छा देखो, ये वर्ड्स बस गलत है, बाकी ये तीनों वर्ड्स वही, मैं भी सोचू कि सेम ही क्यों हो गए हैं। थोड़ा सा देखो, वैसे तो ये हो गया, बट स्पेलिंग क्या होगी इसकी, होगी SEPARATE, ठीक है, ये होती है सेपरेट की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये होती है सेपरेट की स्पेलिंग, अलग करना होता है, इसका सही स्पेलिंग होती है SEPERATE। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्वेश्चन क्या कहता है, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे हो गया, देखो नाइदर और नॉर का अगर आपको, नाइदर अगर नॉर का अगर आपको वो पता हो रूल, एक सेकंड में यहीं पे करवाती हूँ। इसमें क्या होता है, नाइदर नॉर, ईदर और नॉर, नन बट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ क्या होता है, इनका जो पेयर होता है वो ऐसे होता है कि जो इनमें जो वर्ब आती है ना वो हमेशा S2, यानी जो नियरेस्ट, S2 तो नहीं लिखेंगे बट जो नियरेस्ट होती है ना वर्ब आती है उनके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो हमारी वर्ब कहाँ लेनी है, हमें वर्ब यहाँ पे चाहिए। तो नाइदर राम, ना ही राम, नॉर हिज फ्रेंड, ना ही उसके जो फ्रेंड्स हैं वो प्रेजेंट थे, ना वो प्रेजेंट था राम, और ना ही उसके फ्रेंड्स प्रेजेंट थे। अब देखो राम जो हो गया वो पहला सब्जेक्ट हो गया, फ्रेंड्स क्या है उसके सेकंड सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए ना, वर्ब से जस्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब से जस्ट पहले सब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब। क्योंकि जो हमारे इसमें नाइदर नॉर, ईदर और नॉर और नन बट, ये जो वर्ड, ये जो रूल्स है ना इनके, इनमें ये होता है कि जो वर्ब लेनी होती है वो हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो हमारे वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सी है, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर्ड, यानी प्लूरल वर्ब लेंगे हम लोग, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लो, नाइदर नॉर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो उसकी नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग से आता है, इसलिए जो फ्रेंड्स है वो हमारे प्लूरल है, एंड देन वी आर यूज टू प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या कहता है, टेंस। बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश दिस कोर्स। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब वो सी कैसे होगा आप वो देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने। सबको पता है बाय नेक्स्ट मंथ का क्या हो गया कि मतलब आने वाले महीने में, आई डैश दिस कोर्स,
और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि मतलब वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेगा, यानी आने वाले महीने में वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेगा। तो ये पहली बात तो विल में जाएगा, क्योंकि अगले महीने की बात की जा रही है, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी वो कर चुका होगा, अगले महीने तक वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुका होगा। तो इसमें क्या होगा कि बाय नेक्स्ट मंथ में क्या करना होता है, विल हैव कंप्लीटेड, मतलब विल का क्या हो गया फ्यूचर में, हैव का मतलब चुका होगा, कंप्लीटेड हैव के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। तो विल हैव कंप्लीटेड, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेजियस। ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान। करेजियस का भी मतलब होता है साहसी, तो इसलिए मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एंटोनिम हमसे पूछा गया है, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डिफीट, ठीक है। क्योंकि विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विक्ट्री का मतलब होता है जीतना, ठीक है, और डिफीट का मतलब क्या होता है? हारना। तो हम कैसे नहीं है कि हमारे स्पोर्ट्स में विक्ट्री होती है, हम जब खेलते हैं उसमें या तो विन होते हैं तो लूज होते हैं, तो इसलिए विक्ट्री होती है या तो फिर डिफीट होता है, ठीक है। तो विक्ट्री का मतलब होता है, विक्ट्री का जो एंटोनिम है वो है डिफीट, क्योंकि विक्ट्री का मतलब होता है जीत और डिफीट का मतलब होता है हार, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एरर। शी इज सीनियर देन मी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में काफी बारी पूछा गया है। ये देन यहाँ पे पहली बात गलत, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, अच्छा इसमें एरर फाइंड करना है, तो यहाँ से हमारा देन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्योंकि देन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे आएगा टू। अब वो कैसे आएगा? अगर आपने, फिर से मैं कहूँगी, अगर वो आपने 20/50 गोल्डन रूल्स नहीं देखे वो जाके देखना। मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में IOR या फिर OR या फिर ER आता है, तो इसमें जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो होती है टू। फॉर एग्जाम्पल सीनियर, जूनियर, प्रेफरेबल, प्रेफीरियर। और प्रेफरेबल एक वर्ड याद कर लेना, प्रेफरेबल काफ़ी बार पूछा गया है, वो थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। सीनियर, जूनियर, प्रेफीरियर, प्रेफरेबल, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। और सब में देख लोगे या लास्ट में या तो IOR है या OR है या फिर ER है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहने का मतलब क्या है कि शी सीनियर देन मी का मतलब क्या है, यहाँ पे देन की जगह टू आएगा, यानी वो मेरे से सीनियर है, वो लड़की जो है वो मेरे से सीनियर है, सी जो है वो मेरे से सीनियर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा सीनियर के साथ। और हाँ, ये भी याद रखना, कोई भी वर्ड हो, जूनियर, प्रेफीरियर, प्रेफरेबल, इनके साथ हमेशा देन का यूज देता है हमारे एग्जाम में, जो कि हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा यहाँ पे देन की जगह हो जाएगा टू, ठीक है। शी इज सीनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? द गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो सैक्रेड का अगर आप प्रोनाउंस करोगे ना तो ये स से आ रहा है, ठीक है। तो ये सा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड प्लस नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन पे। ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, मतलब वो जो है वो डॉग से डरता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रेड ऑफ। अब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, तो जाके सबसे पहले वो देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आपके प्रेपोजिशन से, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ या व्यक्ति से डरना, ठीक है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज कॉल्ड। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरी।
क्या होता है, मतलब पुस्तकालयों का स्थान, या फिर जिसे कहते हैं पुस्तकालय, मतलब अ बुक वेयर बुक्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पर बुक्स को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, राइट। और लाइब्रेरी वर्ड जो है उसको याद कर लेना, मतलब स्पेलिंग इसकी देख लेना, क्योंकि ये जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। अभी 2027 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट थी शायद, या सेकंड शिफ्ट में 30 मार्च में ये लाइब्रेरी वर्ड पूछा गया है, ठीक है, स्पेलिंग में, स्पेलिंग एरर में, LIBRARY, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम का, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब हो जाता है टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है। इसका मतलब हो जाए, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जो अपना नेल है अगर आप उसके हेड पे मार रहे हो, इसका मतलब क्या है, टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब आप वही बात जो है, जो अपनी आपकी जो बातें हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली कह रहे हो, मतलब आप बिल्कुल डायरेक्ट वे में कह रहे हो। ऐसा होता नहीं, कोई किसी बात को बिल्कुल इनडायरेक्टली वे में घुमा फिरा कर कहते हैं ताकि सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे, बट आप ऐसे हो कि बस आप डायरेक्टली कोई भी बात बोल रहे हो, चाहे उसे हर्ट हो चाहे कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब आप डायरेक्टली पंच कर रहे हो। तो मीनिंग क्या दी हुई है, किसी बात को बिल्कुल सही और सटीक कहना, मतलब डायरेक्ट वे में सही और सटीक कहना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, वॉइस है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए, अगर आपने मेरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं और अगर हमारा आर दिया होता है यानी कॉन्टिन्यूअस में दिखा रहा है, यानी वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीइंग का यूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है, पहली बात तो ये प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो यहाँ से वॉज तो हट जाएगा, हैज़ भी हट जाएगा। दूसरी बात, इन दोनों में मैंने सी क्यों ऑप्शन चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग प्लेइंग देख ले, प्लेइंग का क्या मतलब है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, प्लेइंग से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें बीइंग का यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है तो वहाँ पे हम बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये याद रखना, बाय का यूज़ होता है, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस दैम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि क्रिकेट क्या आएगा, सबसे पहले हो जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट के साथ इज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, और यहाँ पे जैसे प्रेजेंट, वैसे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है बट यहाँ पे क्रिकेट क्या है, क्रिकेट है सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम जा रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, दैम, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में पास्ट पार्टिसिपल्स जो भी है, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय दैम, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट। अब चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट का क्या मतलब है, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी इसका आप समझो सिनोनिम बताना है, ठीक है। करेक्ट मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि सिनोनिम बताना है, ठीक है। इस टाइप में भी अगर जैसे यहाँ पे अपोजिट वर्ड दिया होता तो इसका मतलब हो जाता है एंटोनिम, ठीक है। तो काफ़ी बार सिनोनिम एंटोनिम में लिख के करेक्ट मीनिंग लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा अनविलिंग। रिलक्टेंट का मतलब देखो क्या लिखा हो, अनिच्छुक, करने की इच्छा ना हो, जिसे मतलब किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को करने से हिचकिचाहट होती हो, अनविलिंग। या फिर हम इसे कहते हैं ना कि हेजिटेट है वो किसी भी चीज़ से, हेजिटेंट, या फिर अनविलिंग टू एक्ट, मतलब किसी भी काम को करने में हेजिटेट होना, ठीक है। तो अनविलिंग यानी उसकी चाहत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइनल चैलेंज जो होने वाला है, वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वो इसलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बी राइट क्यों होगा। इसमें क्या कह रहा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। यहाँ पे प्लेयर्स, हाँ प्लेयर्स, ठीक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, मतलब वह जो लड़का है वन ऑफ द बेस्ट, यानी वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेयर है इन द टीम, अपनी टीम में सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेयर वो लड़का है, ठीक है। ही के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे तो सब सही हो गया। ही वन ऑफ के साथ मैंने हमेशा बताया था कि जो नाउन है हमारा वो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे प्लेयर्स है, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल हो गया। इन द टीम, बस और कुछ वर्ब वगैरह यूज नहीं की गई है। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं हो गए। इसमें क्या है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम,
मैंने हमेशा बताया था वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, कुछ भी यूज हो वहाँ पे हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे प्लेयर की बात की गई है, प्लेयर्स होना चाहिए, जबकि क्योंकि आप काफ़ी सारे, मान लो आपके पास 10 बंदे हैं, ठीक है, एक टीम में, तो आप उसमें से एक को अगर आप बेस्ट प्लेयर कह रहे हो तो इसका मतलब है ना कि वो 10 में से जो 9 है वो बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, यहाँ पे संख्या है प्लूरल्स में, ठीक है, आप प्लूरल बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप सिंगुलर को कह रहे हो तो इसलिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो गया, प्लेयर्स होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, ही इज वन ऑफ द बेटर, बेटर नहीं कह सकते आप लोग, क्यों, बेटर का यूज जो होता है, अगर आपने कंपैरिजन पढ़ा हो तो 50 वाली सबसे पहले मैं यही कहूंगी। इसके बाद अगर इसमें से आपके मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 नहीं बने हैं ना, अगर बेसिकली आपको अगर ग्रामर में दिक्कत है तो आप टॉप 50 एंड टॉप 20 की जो गोल्डन रूल है वो वॉरियर सीरीज में ऑलरेडी है, 304 वीडियो वो मैंने करवाई हुई है, उसमें मैंने सारी कुछ चीज़ें डिटेल में कंप्लीट करवाया हुआ है, तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बेटर है वो होता है दो लोगों में, कंपैरेटिव डिग्री होती है। बेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, बेटर क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। बेटर इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो इंसान में एक को हम चूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे इंसान में से एक को चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से बेटर नहीं होगा, यहाँ पे बेस्ट ही होना चाहिए। इसमें क्यों नहीं होगा, ही इज़ वन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। बेस्ट के साथ बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे तीनों नहीं होंगी। यहाँ पे आंसर होगा ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। बेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, प्लूरल हमेशा प्लेयर्स का यूज होगा, तो वन ऑफ प्लस में बेस्ट प्लस में प्लूरल नाउन प्लस में इन द टीम। तो ये थी टोटली 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अब आप मुझे अपने कमेंट करके आंसर बताना कि आपके टोटली 30 में से आपने कितने स्कोर किए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है PDF। तो अगर आपने इससे पहले, मैं यही सब सजेस्ट करूँगी कि अगर इसमें से आपके 30 आउट ऑफ 30 नहीं आए हैं ना, तो फिर इसका मतलब है कि मैं यही कहूँगी कि आपकी तैयारी उस लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप जाके टॉप 50 एंड टॉप 20 की जो मैंने गोल्डन रूल्स करवाई हुई है वो है वॉरियर सीरीज में, ठीक है, वो जाके सबसे पहले वॉरियर सीरीज को पूरा चेक ऑन करो। मैंने वहाँ पे एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन डिटेल में समझाया हुआ है, एक एक वीडियो में मैंने सारी कुछ चीज़ें कवर की हुई है, पैसेज भी कवर किया हुआ है, PQRS आपको कैसे करना है। बात करूँ मैं वोकैब की, तो वोकैब के लिए मैंने आपकी ऑलरेडी एक वोकैबलरी इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, मैंने सब कुछ कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं, इसी टाइप का सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पर नए हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कि चीज़ें आपकी कैसी रही, आपको समझ में आया। मैंने इन डिटेल इसमें समझाने की कोशिश की है, आगे भी इसी तरीके से मैं आपके ये मॉक टेस्ट इसी टाइप से मैं आपके एग्जाम तक लेकर आऊँगी। साथ ही हम लोग GK, मैथ्स, इंग्लिश, सारी कुछ चीज़ें रीजनिंग के साथ हम लोग कवर अप कर रहे हैं, तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हो, सारी कुछ चीज़ें देख सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बिल्कुल बताना है कि आपके 30 में से कितने स्कोर बने हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो भी मुझे पता चले कि आप किस लेवल पर हो। लास्ट टाइम हो रहा है तो बहुत ही मन से कंसिस्ट होकर अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो सारी चीज़ों की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।